मोदी सरकार विपक्ष के दबाव में नजर आई और एक बार फिर सरकार को विपक्ष के आगे झुकना ही पड़ा। और ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि कई बार मोदी सरकार को झुकते हुए देखा गया है जब से तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार मोदी सरकार सत्ता में बहुमत के साथ नहीं आई है, बल्कि इस बार एनडीए की सरकार है। ऐसे में सरकार के आगे विपक्ष हमलावर रहता है, लगातार हावी रहता है और कई मुद्दे ऐसे भी हैं जिस पर अंदर खाने से चर्चा ये भी चलती है कि सरकार को उसके अपने सहयोगियों का ही सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए सरकार को हथियार डालने पड़ते हैं। और इसी तरह एक बार फिर देखा गया कि सरकार विपक्ष की ताकत के आगे मजबूर हो गई। विपक्ष की एकजुटता सरकार को झुकने पर मजबूर करती है। ऐसा ही नजारा संसद के अंदर दिखाई दिया और प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री अगर जेल गए तो कुर्सी छोड़ने पर मजबूर करने वाले बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। तो आखिर क्या है इस बिल में, क्यों विपक्ष कर रहा है इसका इतना विरोध और इस बिल के सहारे क्या है सरकार की मंशा, इसे समझने की कोशिश इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अपराध के गंभीर आरोपों के बाद पद से हटाने वाला बिल अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया, जिसका कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों ने यानी इंडिया गठबंधन ने पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस ने बिल को पूरी तरह से विनाशकारी बताया और विपक्ष का विरोध देखकर सरकार को विपक्ष के आगे आखिरकार अपने हथियार डालने ही पड़े और बिल को संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया गया। अब इसे विपक्ष की एक और बड़ी जीत माना जा रहा है। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर 3 विधेयकों पर बवाल क्यों मचा हुआ है। दरअसल विपक्षी दलों का कहना है कि ये बिल संविधान के खिलाफ है, इसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया जा रहा है। इस बिल के विरोध में विपक्षी सांसदों ने इसकी कॉपियां भी फाड़ दी और ये नजारा देखने को मिला संसद के अंदर जब अमित शाह इस बिल को पेश कर रहे थे। तीनों विधेयकों का नाम संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2025, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 है। पहले हम आपको इन तीनों विधेयकों के बारे में बता देते हैं। तो पहला है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025। अभी केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 यानी 1963 का 20 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या फिर मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या फिर मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 की धारा 45 में संशोधन की जरूरत है। दूसरा है 130वां संविधान संशोधन बिल 2025। केंद्र ने इस बिल को लेकर बताया है कि संविधान में किसी भी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो और हिरासत में लिया गया हो। इसलिए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री और राज्यों या फिर नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए ही संविधान के अनुच्छेद 75 और 239 ए में संशोधन की जरूरत है। तीसरा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का 34 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन के बाद गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन में हटाने का प्रावधान होगा। अब इस पर बवाल मचा हुआ है क्योंकि भले ही इसमें प्रधानमंत्री तक का जिक्र है, लेकिन विपक्ष और तमाम जानकारों का मानना है कि इसके सहारे बीजेपी सिर्फ और सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को निशाना बनाएगी या फिर उनको निशाना बनाएगी जो बीजेपी के होते हुए भी बीजेपी सरकार की या केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं। जो भी राज्य सरकार और मंत्री मोदी सरकार के लिए चुनौती बनेगा, केंद्र सरकार से सवाल पूछेगा, सरकार की आलोचना करेगा, उसके खिलाफ जांच एजेंसियों को एक्टिव किया जाएगा और किसी ना किसी मामले में फंसाकर उन पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवा दिया जाएगा। अब ये बिल भले ही जेपीसी के पास चला गया हो, लेकिन इस बिल को लेकर जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये कि क्या ये बिल देश के लोकतंत्र को कमजोर कर देगा। कहीं ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश के तहत तो नहीं लाया गया है, क्योंकि बिल के दुरुपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता।
एक तरफ बिल में प्रावधान किया गया है कि पीएम, सीएम और मंत्री कोई भी हो 30 दिन तक अगर जेल जाते हैं या एजेंसी की हिरासत में रहते हैं तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग, यूपीए सहित कई ऐसे कानून हैं जिनमें इतने सख्त प्रावधान हैं कि 6 महीने तक तो आरोपी को जमानत हासिल करना ही मुश्किल हो जाता है। 90 दिनों तक का समय तो चार्जशीट दायर करने के लिए जांच एजेंसी को ही मिल जाता है, यानी 90 दिन तक तो जमानत मिलेगी नहीं, इसकी गारंटी मानी जाती है। लेकिन कुर्सी 30 दिन में ही चली जाएगी इस बिल के आने के बाद। मोदी सरकार के केंद्र में आने के बाद कई ऐसे मौके सामने आ चुके हैं जहां विरोधी नेता जो सीएम या फिर मंत्री पद पर हो उसे सीबीआई या ईडी के जरिए गिरफ्तार किया गया है। 100 दिन से भी ज्यादा दिन तक जेल में रखा गया है। हालांकि बाद में या तो जांच एजेंसी ने कह दिया कि सबूत नहीं मिल पाए या सबूत पेश वो कर नहीं पाई, या फिर मामला सिर्फ खींचने की कोशिश चल रही है और इसको लेकर ईडी को, सीबीआई को कई बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जबरदस्त फटकारें भी लगी हैं। ऐसे में अगर सरकार संविधान संशोधन बदलाव करने में कामयाब हो जाती है तो फिर सबसे ज्यादा परेशानियां विपक्षी दलों के सामने खड़ी हो जाएंगी। केंद्र की सत्ता में जो दल हैं उसके विरोधी दलों की सत्ता वाली राज्य सरकार इस बिल के आने के बाद सबसे ज्यादा मुश्किलों में होंगे। यही डर विपक्ष को सता रहा है, गैर बीजेपी शासित राज्य वाली सरकारों को सता रहा है। किसी भी मंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत अगर मिलती है तो इस पर ईडी या फिर सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां कार्रवाई करेंगी, जैसे कि लगातार देखा जाता है। कई बार तो ईडी, सीबीआई पर ये आरोप लगते हैं कि उनको विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सिर्फ एक्टिव किया गया है। और अगर ऐसा ही कोई मामला आने वाले दिनों में भी देखने को मिलता है तो फिर संबंधित सीएम यानी जिसके खिलाफ ईडी और सीबीआई एक्टिव हुए हैं, जिस मंत्री के खिलाफ एक्टिव हुए हैं, उन्हें 30 दिन के अंदर अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। अब ये चिंता तो बनी हुई है, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये बिल संसद में पास हो पाएगा, क्योंकि ये संविधान संशोधन बिल है और इसे पास कराने के लिए संसद के दोनों ही सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास सिर्फ साधारण बहुमत ही है, यानी बीजेपी इस बिल को दोनों में से किसी भी सदन में पास कराने की हैसियत में फिलहाल दिखाई तो नहीं दे रही है। और यही कारण है कि सरकार की तरफ से बिना किसी बड़ी बहस के इस बिल को चुपचाप जेपीसी के हवाले कर दिया गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आपको याद होगा वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी के हवाले कर दिया गया था। जैसे कि आपको याद होगा जब वक्फ संशोधन बिल पर संसद में बहस चल रही थी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस पर अपनी बात रख रहे थे, उस दौरान उनके पास एक पर्ची आई और उसके बाद उन्होंने जेपीसी के पास उस बिल को भेजने की सिफारिश कर दी थी। तब कहा गया था कि सहयोगियों का साथ सरकार को नहीं मिला था और ऐसी ही संभावना इस बार भी नजर आ रही है। सहयोगी भी साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं और बीजेपी के पास अपने बलबूते इतना बहुमत नहीं है कि वो इसे पास करवा पाए। वहीं इसको लेकर विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। आम आदमी पार्टी भी इस बिल का विरोध कर रही है, जबकि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। बावजूद इसके आपका कहना है कि वो इसका कड़ा विरोध करती है। आप नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में जो बिल पेश करेगी उसका आप कड़ा विरोध करती है। ये बिल तानाशाही लागू करने का तरीका है। केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है, कभी मंत्रियों को गिरफ्तार करती है तो कभी दूसरी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों को। सत्येंद्र जैन पर फर्जी केस लगाकर उन्हें 1.5 साल से ज्यादा जेल में रखा और कुछ दिन पहले कहा कि उनके पास उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं थे। इस बिल के मुताबिक निर्दोष होते हुए भी सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाया जा सकता है और इस बिल का इस्तेमाल करके वो पूरी सरकार भी गिरा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में भी ऐसा ही देखा गया था जब दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन ने गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया था। अब अगर ये बिल पास होता है तो गिरफ्तारी के बाद मंत्री या मुख्यमंत्री अपने पद पर बने ही नहीं रह सकते। जैसा कि सत्येंद्र जैन के मामले में देखा गया कि बाद में कह दिया गया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाए हैं। ऐसा ही आने वाले समय में अगर ये बिल पास हो जाता है तो कई मामले देखे जा सकते हैं जब शिकायतें होंगी, गिरफ्तार किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा और दोष सिद्धि हो पाएगी या नहीं हो पाएगी तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उससे पहले मंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी जरूर चली जाएगी और ये चीज विपक्ष को अच्छे से समझ में आ गई है। यानी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है इस बिल के सहारे से भी, और जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनकी सरकारों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके मंत्रियों की आवाज के दबाने की कोशिश की जा रही है इस बिल के सहारे। यही बात विपक्ष लगातार कह रहा है और इसीलिए इसका विरोध हो रहा है और विपक्ष का विरोध रंग लाया, जिसके बाद सरकार को मजबूरन इस बिल को जेपीसी के पास भेजना पड़ा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।